नमस्कार। आज हम सीधे हरियाणा के राजनीतिक अखाड़े में उतर रहे हैं। यहाँ बयानबाजी हमेशा ही तेज रहती है। हमारा फोकस रहेगा इंडियन नेशनल लोकदल मतलब इनेलो के नेता अभय चौटाला के जो हालिया बयान हैं उन पर। जैसा कि हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन की एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। खबर यह है कि रोहतक में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें अभय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी, कांग्रेस और हाँ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तीनों पर ही जोरदार हमले बोले हैं। हमारे पास इसी रिपोर्ट के कुछ अहम हिस्से हैं। इसका शीर्षक है अभय चौटाला का जेजेपी, कांग्रेस, भाजपा पर हमला। ये रिपोर्ट पूरी तरह से रोहतक की उसी बैठक पर आधारित है और उसमें अभय चौटाला ने जो जो कहा उस पर। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी पर है, मतलब अभय चौटाला के इस आक्रामक राजनीतिक रुख को समझने पर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उन्होंने किन दलों से गठबंधन की संभावनाओं को बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, उनके लगाए गए खास आरोप क्या हैं और इन सब का हरियाणा की राजनीति के लिए मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो इस रिपोर्ट से साफ उभर कर आती है वो है अभय चौटाला का 2-2 ऐलान कि इनेलो का भविष्य में जेजेपी, कांग्रेस या बीजेपी किसी के भी साथ किसी भी तरह का कोई चुनावी समझौता या गठबंधन नहीं होगा। और इस फैसले का मुख्य कारण उन्होंने बताया है विश्वासघात। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस तरह अकेले चलने की घोषणा वो भी तब जब हरियाणा में मुकाबला अक्सर मल्टी कॉर्नर्ड होता है। ये इनेलो की रणनीति के बारे में क्या कहता है? क्या ये खुद को एक सैद्धांतिक और किसी के आगे न झुकने वाले विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश है बाकी पार्टियों के कथित अवसरवाद के सामने, या फिर ये मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में खुद को शायद थोड़ा अलग थलग महसूस करने की बात है? स्रोत में जेजेपी का जिक्र करते हुए अभय चौटाला के भावुक होने का भी उल्लेख है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, इसमें गहरे भावनात्मक पहलू भी जुड़े हैं जो शायद पार्टी कार्यकर्ताओं को लामबंद करने में अहम भूमिका निभाते हों। हाँ, ये विश्वासघात वाली बात तो काफी अहम लग रही है। लेकिन क्या राजनीतिक इतिहास को देखते हुए इस तरह के कभी नहीं वाले बयान पर पूरी तरह यकीन किया जा सकता है? हरियाणा की राजनीति में तो हमने कई बार समीकरण बदलते देखे हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। राजनीति में, खासकर हरियाणा जैसे डायनामिक राजनीति में, कभी नहीं अक्सर अभी नहीं ही साबित होता है। लेकिन फिलहाल इस बयान का महत्व इसकी टाइमिंग और इसके तेवर में है। ये इनेलो की मौजूदा दिशा तय कर रहा है एक तरह से। ये एक संदेश है अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि भाई हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, और विरोधियों के लिए कि हम मुकाबले में अकेले उतरने को तैयार हैं। अब इसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इरादा तो साफ झलकता है। चलिए अब एक एक करके उन पार्टियों पर आते हैं जिन पर निशाना साधा गया है। सबसे पहले जेजेपी। अभय चौटाला ने बीजेपी पर इनेलो को कमजोर करने का आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने कुछ कमजोर लोगों को यानी जेजेपी नेताओं को अपने साथ मिला लिया। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जेजेपी से भविष्य में कोई समझौता नहीं होगा और बेहद तल्ख अंदाज में कहा, हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा, इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये बयान सीधे तौर पर इनेलो और जेजेपी के बीच जो विभाजन हुआ था उसकी तरफ इशारा करता है, और उस विभाजन ने हरियाणा की राजनीति को काफी हद तक बदला भी। ये विभाजन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये चौधरी देवीलाल के परिवार और उनकी विरासत का भी एक तरह से बंटवारा था। अब इस विश्वासघात को बार बार उभारने का राजनीतिक मकसद तो देखिए साफ है। पहला तो जेजेपी को बीजेपी की बी टीम या इनेलो तोड़ने वाले दल के रूप में दिखाना। दूसरा, एक भावनात्मक अपील के जरिए इनेलो के उन पुराने कार्यकर्ताओं को जो शायद विभाजन से निराश हुए हों या कंफ्यूज्ड हों, उन्हें ये संदेश देना कि असली इनेलो और देवीलाल की विरासत के सच्चे वारिस वही हैं। ये एक तरह से सहानुभूति बटोरने और कैडर को एकजुट रखने की कोशिश नजर आती है। ये पारिवारिक विरासत और असली इनेलो वाली लड़ाई तो ऐसा लगता है हरियाणा की राजनीति का एक स्थायी भाव बन गई है। इस भावनात्मक पहलू का वोटरों पर कितना असर होता होगा, क्या लगता है? देखिए, हरियाणा की राजनीति में भावनात्मक मुद्दे, खासकर परिवार, विरासत और पगड़ी यानी इज्जत सम्मान जैसे मुद्दे, ये हमेशा से अहम रहे हैं। चौधरी देवीलाल का नाम आज भी एक बड़े वर्ग में, खासकर ग्रामीण और किसान मतदाताओं में बहुत सम्मान से लिया जाता है।
इसलिए उनकी विरासत पर दावा ठोकना और ये भावनात्मक अपील करना एक हद तक कारगर जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि नई पीढ़ी के वोटर शायद विकास, रोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हों, तो इसका असर मिला जुला हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पर अभय चौटाला का मुख्य आरोप बहुत बहुत गंभीर है कि उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ओम प्रकाश चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल भिजवाया, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे और उनसे कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। यहीं पर बात नहीं रुकी, उन्होंने 2013 के एक कथित सीडी कांड का भी जिक्र किया, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। आरोप यह है कि उस सीडी में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक थे राव नरेंद्र। वो CLU यानी चेंज ऑफ लैंड यूज के नाम पर 50 करोड़ रुपए मांग रहे थे, ऐसा आरोप है। यहां यह समझना जरूरी है कि CLU वो प्रक्रिया है जिसके जरिए खेती की जमीन या किसी और किस्म की जमीन का इस्तेमाल इंडस्ट्री या रिहाइश जैसे कामों के लिए बदलने की इजाजत मिलती है, और यह प्रक्रिया हरियाणा में अक्सर विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही है। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाए, और अशोक अरोड़ा, जो पहले इनेलो के बड़े कद्दावर नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे और अब कांग्रेस में हैं, उनसे बड़ा तीखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब अरोड़ा इनेलो में थे तब तो वो खुद ये सीडी लेकर घूमते थे और कार्रवाई की मांग करते थे, तो अब कांग्रेस में जाने के बाद उसी मामले में कांग्रेस का बचाव क्यों कर रहे हैं? और यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अभय चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने सवाल बीजेपी पर भी दागा कि भाई उन्होंने 11 साल तक इस सीडी मामले को क्यों दबाए रखा। अब इनेलो इस मामले की जांच की मांग कर रही है। इनेलो और कांग्रेस के बीच की राजनीतिक दुश्मनी तो खैर हरियाणा में जग जाहिर है, दशकों पुरानी है। ये भूपेंद्र हुड्डा बनाम ओम प्रकाश चौटाला की अदावत का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन इस पुराने 2013 के सीडी कांड को अब इतने सालों बाद फिर से उठाना, इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव नजदीक आते देखिए कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की एक सोची समझी रणनीति लगती है बिल्कुल, और अशोक अरोड़ा पर निशाना साधकर वो दल बदल करने वाले नेताओं पर भी सवाल उठा रहे हैं, और शायद कांग्रेस के भीतर भी एक असहजता पैदा करने की कोशिश कर रहे हों। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि बीजेपी पर इसे दबाने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो ये दिखाने की कोशिश कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामलों पर पर्दा डालने में मिले हुए हैं, और केवल इनेलो ही है जो आवाज उठा रही है, एक तरह से विसल ब्लोअर की भूमिका में। दूसरा, ये बीजेपी पर भी दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है कि अगर कांग्रेस पर कार्रवाई नहीं हुई तो माना जाएगा कि बीजेपी भी उन्हें बचा रही है। तीसरा, ये मुख्य लड़ाई कांग्रेस से रखते हुए भी बीजेपी को भी विवाद में घसीटने का एक प्रयास हो सकता है। इस आरोप की असल मंशा तो अभय चौटाला ही जाने, लेकिन ये उनकी सबके खिलाफ अकेले वाली छवि को जरूर मजबूत करता है। लेकिन इस सीडी कांड को इतने जोर शोर से उठाना, क्या ये इनेलो के लिए एक दो-धारी तलवार साबित हो सकता है? अगर मान लीजिए जांच में कुछ ठोस नहीं निकला या मामला कानूनी पेचड़ों में उलझ गया तो? बिल्कुल, ये जोखिम तो हमेशा रहता है। देखिए, राजनीतिक आरोप लगाना एक बात है और उन्हें कानूनी तौर पर साबित करना बिल्कुल दूसरी। अगर इस मामले में आगे कोई ठोस प्रगति नहीं होती है तो ये मुद्दा हवा में ही रह जाएगा, और शायद इनेलो की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे, ये भी मुमकिन है। लेकिन तात्कालिक रूप से देखें तो चुनाव से पहले माहौल बनाने और अपने प्रतिद्वंद्वी को बचाव की मुद्रा में लाने के लिए ये एक कारगर राजनीतिक हथियार जरूर है। इसका असर कितना टिकाऊ होगा, ये देखने वाली बात होगी आगे। सही बात है। अब आते हैं तीसरी पार्टी यानी बीजेपी पर। अभय चौटाला ने बीजेपी पर भी कोई नरमी नहीं दिखाई है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जिस बीजेपी ने उनकी पार्टी यानी इनेलो को तोड़ने का काम किया, उसके साथ हाथ मिलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने इस संदर्भ में एक भावनात्मक घटना का भी जिक्र किया है। बताया कि जब ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल में थे तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की सिफारिश की थी ताकि शायद कोई राहत मिल सके। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि लोगों ने जो पगड़ी उनके सर पर रखी है उसको किसी के पैरों में नहीं रख सकते हैं। अभय चौटाला ने कहा कि इसी स्वाभिमान के चलते वो बीजेपी को भी कभी माफ नहीं करेंगे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये बयान इनेलो और बीजेपी के बदलते रिश्तों को दिखाता है। हमें याद रखना चाहिए कि एक दौर था जब इनेलो और बीजेपी ने मिलकर हरियाणा में सरकार चलाई थी, लेकिन 2014 के बाद खासकर केंद्र
और फिर राज्य में बीजेपी के अपने दम पर मजबूत होने के बाद समीकरण बिल्कुल बदल गए। इनेलो कमजोर हुई, फिर जेजेपी का उदय हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की भूमिका मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप और ओम प्रकाश चौटाला के झुकने से इनकार का ये पगड़ी वाला नैरेटिव, ये इनेलो को केंद्र की ताकतवर सत्ता के सामने एक स्वाभिमानी, सिद्धांतों पर अडिग रहने वाली और हरियाणा के मान सम्मान की रक्षा करने वाली क्षेत्रीय ताकत के रूप में पेश करने का एक सोचा समझा प्रयास है। पगड़ी हरियाणा में सिर्फ सिर ढकने का वस्त्र नहीं है, ये इज्जत, आन बान और शान का प्रतीक है। इस बात को समझना होगा। लेकिन क्या ये सिद्धांतों पर अडिग वाली बात वोटरों को हजम होगी, खासकर तब जब वो जानते हैं कि इनेलो का खुद बीजेपी के साथ गठबंधन का एक इतिहास रहा है? क्या इसे अवसरवादिता के तौर पर नहीं देखा जा सकता? ये एक वैध सवाल है, बिल्कुल। राजनीतिक दल अक्सर अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास की व्याख्या करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इनेलो इस नैरेटिव को ऐसे पेश कर सकती है कि भाई पहले का गठबंधन अलग परिस्थितियों के था, लेकिन जब बीजेपी ने कथित तौर पर धोखा दिया और पार्टी तोड़ी, तब उन्होंने सैद्धांतिक स्टैंड लिया। अब वोटर इसे कैसे देखते हैं, ये तो उनकी अपनी राजनीतिक समझ और निष्ठा पर निर्भर करेगा। लेकिन इनेलो की कोशिश यही रहेगी कि वो पगड़ी वाले भावनात्मक तर्क से वोटरों को ये यकीन दिलाएं कि अब वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। इन तीनों पार्टियों पर राजनीतिक हमलों के साथ साथ अभय चौटाला ने कुछ नेताओं पर तीखे व्यक्तिगत हमले भी किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसा। कहा कि उनका नाम लेने के बाद बाबू बेटे को रात को नींद भी नहीं आती होगी। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती भी दी कि क्या वो अब उन्हें रोहतक के हलकों का दौरा करने से रोकेंगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने चाचा और हरियाणा सरकार में मंत्री रंजीत चौटाला पर भी निशाना साधा। कहा कि जिसने उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला को कमजोर करने का काम किया, उस रंजीत सिंह को वो कभी नेता नहीं मान सकते और उससे कभी हाथ नहीं मिला सकते। आरोप लगाया कि रंजीत चौटाला ने 2019 में इनेलो का बना बनाया खेल बिगाड़ा था। इतना ही नहीं, उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम लिए बिना उन पर भी कटाक्ष किया कि जब पूरा हरियाणा शायद बाढ़ या दूसरी समस्याओं का इशारा था, डूब रहा है, तब सीएम साहब विदेश दौरे पर व्यस्त हैं। हाँ, हरियाणा की राजनीति में व्यक्तिगत हमले और ये तीखी चुटीली बयानबाजी की परंपरा तो काफी पुरानी है। ये कई बार मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम भी करती है, ये भी सच है, लेकिन समर्थकों में जोश भरने और प्रतिद्वंद्वी पर एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कारगर भी मानी जाती है। हुड्डा परिवार, जो प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, उन पर सीधा हमला करके अभय चौटाला कांग्रेस को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। रंजीत चौटाला पर हमला, जैसा हमने पहले भी बात की, वो पारिवारिक विश्वासघात वाले नैरेटिव को और पुख्ता करता है। ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं है, बल्कि परिवार के भीतर भी ये दरारें गहरी हैं और जारी हैं। और मुख्यमंत्री पर कटाक्ष बिना नाम लिए भी मौजूदा सरकार की कार्यशैली और उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने की कोशिश है। इस तरह के निजी हमले क्या कभी-कभी उल्टे भी पड़ जाते हैं? क्या इससे राजनीति का स्तर गिरता है या ये हरियाणा की राजनीति का एक अभिन्न अंग है जिसे वोटर स्वीकार करते हैं? देखिए, दोनों बातें सच हो सकती हैं। एक हद तक हरियाणा के वोटर इस तरह की नोक झोंक और व्यक्तिगत टिप्पणियों के आदी हैं और शायद इसे राजनीतिक मनोरंजन का हिस्सा भी मानते हों कुछ हद तक। लेकिन अगर ये हमले बहुत ज्यादा निजी हो जाएं, अमर्यादित लगें या बिल्कुल ही मुद्दों से भटके हुए लगें, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। खासकर जो शहरी या नए वोटर हैं, शायद उन्हें ये पसंद ना आए। तो ये एक महीन रेखा है जिस पर नेताओं को चलना होता है। अभय चौटाला अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं और ये हमले उसी का हिस्सा हैं। इसका नफा नुकसान कितना होगा, ये तो चुनावी नतीजों में ही पता चलेगा। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो अभय चौटाला ने रोहतक की बैठक में अपनी पार्टी की दिशा बिल्कुल साफ कर दी है। फिलहाल किसी से कोई समझौता नहीं। जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही उनके निशाने पर हैं। वजहें गिनाई गई हैं: विश्वासघात, ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजने की कथित साजिश, इनेलो को तोड़ने की कोशिश है और कांग्रेस से जुड़ा एक पुराना सीडी कांड भी। इसके साथ ही हुड्डा पिता पुत्र और चाचा रंजीत चौटाला पर तीखे व्यक्तिगत हमले भी किए गए हैं। अब यहाँ से जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि इन तीखे बयानों, लगभग हर प्रमुख दल से सीधी दुश्मनी मोल लेने और अकेले चलने की इस रणनीति के पीछे अभय चौटाला का असली मकसद क्या है? क्या ये महज पुरानी राजनीतिक रंजिशों का एक सार्वजनिक प्रदर्शन है,
या फिर यह हरियाणा की जटिल बहुकोणीय राजनीति में इनेलो के लिए एक नई, स्वतंत्र और शायद खुद को एकमात्र सैद्धांतिक और स्वाभिमानी विकल्प के तौर पर स्थापित करने की एक सोची समझी पर जोखिम भरी रणनीति है? क्या वो ये मानकर चल रहे हैं कि बाकी सब दल आपस में लड़ेंगे और इनेलो एक निर्णायक ताकत बनकर उभर सकती है? या ये सिर्फ अपने सिमटते जनाधार को बचाने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की एक कवायद भर है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाला वक्त और हरियाणा के राजनीतिक घटनाक्रम ही देंगे। इस रणनीति की सफलता या विफलता पर गौर करना वाकई दिलचस्प होगा।